दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक किताब के बारे में बात करना चाहती हूँ। किताब है लोग जो मुझ में रह गए। आज़ादी मेरा ब्रांड जो बहुचर्चित किताब है, उसकी लेखिका अनुराधा बेनीवाल की ये दूसरी किताब है और ये किताब मुझे आज़ादी मेरा ब्रांड की बनिस्बत अधिक पसंद है। पिछली गर्मियों में मैंने ये किताब पढ़ी, तब से मैं सोच रही थी कि इस किताब के बारे में आप लोगों से बात करूँ। वो कहते हैं, दो बच्चों, दो तरह की फिल्मों, दो किताबों में कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब एक ही लेखक की पहली और दूसरी किताब हो, जब एक ही निर्देशक की पहली और दूसरी फिल्म हो, तो ये हमारी आदत है कि हम तुलना कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को आज़ादी मेरा ब्रांड पसंद है। आज भी उसी को वो अपनी पहली किताब मानते हैं। लेकिन मुझे ये किताब ज़्यादा पसंद आई क्यों? जैसे ओपनिंग बल्लेबाज आता है और उसके खेलने के तरीके अलग होते हैं और मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने को उतरा हुआ बल्लेबाज अलग तरह से चौके छक्के लगाता है, कई बार ठहर के खेलता है। तो कुछ लोगों को वो धूम धड़ाके वाली खेलने की शैली पसंद होती है, कुछ लोगों को ठहर के। लोग जो मुझ में रह गए, यह ऐसी ही किताब है जो ठहर के, सोच समझ के, घूमते हुए अपने भीतर डूबकर, लोगों से मिलते हुए अपने लोगों को याद करके लिखी हुई किताब है। ये किताब घूमने की जगहों के बारे में नहीं है, उन जगहों में मिले हुए लोगों के अपने जीवन पर आए असर के बारे में। वैसे तो आप सब जानते होंगे कि जीवन में जो यात्रा हम खुद करते हैं, उस यात्रा में उन तमाम लोगों की भूमिका रहती है जिनसे हम मिलते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में मिलकर रुक जाते हैं, कुछ लोग मिलते हैं तो हम सोचते हैं हमें ये नहीं करना है। जीवन के विश्वविद्यालय में लोग वे किताबें हैं जो हमें मिलते हैं तो बदल देते हैं, बेहतर कर देते हैं। अगर हम बदलने को तैयार होते हैं तो और बेहतर होते जाते हैं। अगर हम नहीं बदलने को तैयार होते हैं तो हम वैसे ही जीर्ण शीर्ण होते जाते हैं। कई बार अपनी मान्यताओं को ठेस पहुंचती है लोगों से और कई बार उन मान्यताओं पर सवाल भी उठ खड़ा होता है। अनुराधा बेनीवाल जब रशिया या पुराने सोवियत यूनियन से अलग हुए देशों या ओस्लो, इस्तांबुल में घूम रही होती हैं, तो हमेशा उनके हिस्से का हरियाणा, उनके हिस्से का भारत उनके साथ घूम रहा होता है और इस यात्रा में वो अपने देश के बहुत सारी बातों पर लौट लौट कर विचार करती हैं। जो लोग उनसे मिलते हैं और जिन लोगों से वो बहुत कुछ सुनती, समझती, जानती हैं, सीखती भी हैं, उन लोगों को वो अपने परिवेश के परिप्रेक्ष्य में देखती हैं और फिर अपने परिवेश पर सवाल उठाती हैं। तो ये किताब अपने विस्तार में बहुत गहरी हो जाती है। ये बहुत कुछ समेटे हुए है, इसलिए ये किताब मुझे ज़्यादा पसंद है। तो जब मैंने बता दिया कि ये किताब मुझे आज़ादी मेरा ब्रांड से क्यों पसंद है ज़्यादा, हम इस किताब के कुछ अलग-अलग हिस्सों पर बात करते हैं। जैसे भूमिका में ही लिखा है अनुराधा ने, मैं दुनिया के अलग-अलग कोनों में हर तरह के लोगों से मिली हूँ। उनके सही गलत रीति-रिवाज़ों के बारे में जानने की कोशिश की है। कैसे एक देश में अनैतिक समझी जाने वाली चीज़ किसी दूसरे देश की संस्कृति हो जाती है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ इंसान प्रेम ना चाहता हो। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ धोखे को अच्छा माना जाए और करुणा को बुरा। दुनिया में ब्याह करने के 25,000 तरीके हों, ब्याह में प्रेम तो हर कोई ढूंढता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो खोल कर लिखती हैं कि इस किताब में वे लोग हैं जो दिखते चाहे हमसे अलग हैं, बसते हमसे बहुत दूर हैं, खान पान पहनावा भले उनका हमसे अलग है, लेकिन बिल्कुल हमारे जैसे हैं। ये वही लोग हैं जो मेरी यात्राओं में मुझसे मिले, मुझ में रह गए, मुझे बदल गए। तो इन तमाम लोगों से आप किताब को पढ़ते हुए मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यात्रा करते हुए इन लोगों से मिलें। इन लोगों से आप किताब पढ़ते हुए मिल सकते हैं और ये लोग आपको हो सकता है बेहतर बना के जाएँ, हो सकता है आपको सिखा कर जाएँ
कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। पूर्व सोवियत देशों में लात्विया गई होती हैं अनुराधा, और वहाँ वो मिलती हैं, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, कार्ली, एग्नेस और मादरा से। इस देश में लगभग 70% लोग बिना विवाह के साथ रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। उन बच्चों के बारे में कार्ली का नज़रिया अलग है और एग्नेस का अलग है। और जब वो विवाह के बारे में सवाल पूछती हैं तो एग्नेस तुरंत हाँ कहती है, और कार्ली जो है कहता है हंसकर, सोचूंगा। तो दुनिया का एक हमसे काफ़ी दूर देश, लेकिन विवाह, विवाह से या प्रेम संबंध, और प्रेम संबंध से उत्पन्न बच्चे और बच्चों की जिम्मेदारी और स्त्री का जीवन, बहुत कुछ हमारे सामने आ जाता है। लेकिन इनके जीवन को देखते हुए जो अनुराधा इसमें एक दिलचस्प बात कहती है, आज़ादी प्रेम से बड़ी है या उसके बगैर अधूरी है। अगर आप प्रेम में एक दूसरे को आज़ाद नहीं करते तो क्या वह प्रेम है? किसी का हो पाना प्रेम है, लेकिन क्या निभाना भी प्रेम है? निभाना तो मजबूरी है, प्रेम को निभाना थोड़ी होता है। कुड़ते कुड़ते निभाने में प्रेम की जगह कहाँ है? प्रेम तो आज़ादी में है, लेकिन आज़ादी क्या अपनी इच्छा से जी भर पाना आज़ादी है? खैर, इस हिस्से में माँ और मसीहा जो ये अध्याय है, इसमें जो महत्वपूर्ण मुझे लगा वो ये अपनी बच्ची को लेकर जब कार्ली समुद्र तट पे जाता है। समुद्र तट पर 3 साल की बच्ची से लेकर 13, 14, 15 साल की लड़कियां बिना किसी झिझक के अपने कपड़े उतारती हैं और समुद्र में नहाने चली जाती हैं। वह अपने शरीर को लेकर इतनी कंफर्टेबल है। हमारे यहाँ सड़कों पर कपड़े पहनकर भी जब स्त्री जाती है तो लोग घूरते हैं। कौन है वे मर्द जो हमारे समाज में लड़कियों का सड़क पर चलना मुहाल कर देते हैं? क्या वे जानते हैं वे क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें पता है कि उनकी घूरती नजरें, उनकी फब्तियां, उनके गंदे इशारे किसी भी लड़की के मन में अपने शरीर के प्रति नफरत भर देते हैं? क्या वे सभी मर्द अपनी बेटी, अपनी बहन, बीवी, दोस्त, माँ के प्रति सहज रह पाते होंगे, या उन्हें समाज ने सहज हो सकने का कभी मौका ही नहीं दिया? औरत के शरीर को हमारा समाज या तो सामान, माल, चीज मानता है जिसे घूरा, छेड़ा और नोचा जा सके, या इज्जत, पराया धन और शर्म जिसे बचाया और छुपाया और ढका जाना चाहिए। ये हमारे महान देश में जहां औरत को देवी के रूप में पूजा जाता है, उसके शरीर को एक इंसान का शरीर मानने में अभी और कितनी सदियां लगेंगी। तो इसीलिए मुझे ये किताब बहुत दिलचस्प लगी कि जब भी वो दूसरे देशों की बहुत सारी चीज़ों से रूबरू होती हैं, वहाँ के स्त्रियों के जीवन को देखती हैं, वहाँ की बच्चियों की खिलखिलाहट को देखती हैं, तो वो अपने घर में लौटती हैं, अपने देश में लौटती हैं, और फिर वो तमाम सवालों से टकराती हैं। और इन सवालों से जुड़कर मुझे ये किताब ज़्यादा मानीखेज लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा बेहतर लगती है। अब इसके बाद जो माशा और खाली चारपाई। माशा एक लड़की है जो सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत सारे लोगों को अपने छोटे से घर में जगह दिए हुए है। उसके घर में एक लड़की युगांडा से आई है, एक साउथ कोरिया से, और गांव से आई हुई भी एक रूसी लड़की है, जिसमें लेखिका की बहुत दिलचस्पी है और खुद लेखिका तो है भी। माशा चली जाती है यूनिवर्सिटी में रहने रात को, कि ये लोग आराम से रह सकें, और बहुत सारी सुविधाएं देती है। उसका घर खुला हुआ था, उसका घर खुला है लेकिन उसका दिल खुला नहीं हुआ है। कहने का मतलब कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप गर्मजोशी से, जैसे अगर काउच सर्फिंग के लिए किसी ने अपना घर या अपने आप को उपलब्ध कराने के लिए लिख रखा है, तो आप मान के चलेंगे कि वो एक्सट्रोवर्ट होगा, आप जाएंगे, वो गले मिलेगा, वो बहुत गर्मजोशी से मिलेगा। लेकिन नहीं, सेंट पीटर्सबर्ग की ये माशा जो है और वो जो गांव से आई हुई लड़की जो रूस की है, वो दोनों बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जो आपको अपने पास स्वीकार करते हैं वो मिलें उसी गर्मजोशी से। कई बार होता है ना कि जैसे ठंडी रज़ाई में आप घुसते हैं और देर तक पैर रखें, पैर और ठंडा ठंडा होता है, फिर धीरे धीरे आपके पैर की गर्माहट से वो रज़ाई गर्म होती है। वैसे ही लोग होते हैं
अब माशा की तरह हो जाना चाहिए या माशा अपने परिवेश के कारण उत्पन्न है? बहुत सारे सवाल यहाँ रहते हैं, लेकिन ये दिलचस्प चैप्टर है। एक तरफ गर्मजोशी से दोस्ती करने, जान लेने की आतुरता से भरी हुई लेखिका है और दूसरी तरफ माशा है। फिर आती है एक छोटे से शहर में, जो ईसो काइरो शहर है फिनलैंड का, और फिनलैंड के पश्चिम में बसी हुई एक छोटी सी जगह है। यहाँ जो लड़की है तिया, वह चर्च में पादरी बनने की इंटर्नशिप कर रही होती है। उसके पास लेखिका जाती हैं और पहले वो फिनलैंड में हेलसिंकी घूमने के लिए जाती है। हेलसिंकी में तिया धर्मशास्त्र की पढ़ाई। अब तिया इससे पहले लेखिका किसी और ऐसी लड़की से नहीं मिली जो पादरी या पुजारी बनने की ट्रेनिंग ले रही हो या पढ़ाई कर रही हो धर्मशास्त्र की। ये हमारे लिए भी बहुत दिलचस्प हिस्सा है कि एक लड़की, एक युवा लड़की, वह पादरी बनने की ट्रेनिंग ले रही है। 22 साल की है, आम लड़कियों जैसी, और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है और वे दोनों इंटर्नशिप के बाद साथ में रहने की सोच रहे हैं। तो उनके जीवन से देखकर बहुत सारी चीज़ें, लेखिका के मन में जो भ्रम है, हमारे पाठकों के मन में जो बहुत सारी दुविधाएं हैं, वो सामने आती हैं। और इसमें सबसे मज़ेदार इस अध्याय का नाम है पादरी की पढ़ाई और बर्फ में नंगे भागते लोग। इसमें एक सौना बात का जिक्र है और लेखिका कहती हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ जो है सौना के लिए जब जाते हैं तो तौलिया उतार देते हैं, लेकिन शायद मैं अपने शरीर को लेकर इतनी बेफिक्र नहीं हुई कि मैं ऐसा कर सकूं। लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग सौना में आते हैं, ताप सेकते हैं। फिर तरह का ट्रेडिशन है, पहले सौना में, फिर बर्फ में नंगे भागना, गरम और ठंडा, गरम और ठंडा। और लेखिका कहती है कि इतने सारे नंगे फिन देखने के बाद, फिनलैंड है, यहाँ के लोग फिन कहला रहे हैं, और कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। अपने होने में वे इतने सहज हैं कि कुछ भी असहज नहीं लगा। और इससे पहले मुझे और कोई ट्रेडिशन रात के 2 बजे करने को मिले, मैंने वापस चलने की बात कह दी। तो जब आपको लगता है कि हम तो बहुत खुले हुए हैं, हम बहुत एकदम सभी चीज़ों को ओपनली देखते हैं, और फिर हमें अपने से बिल्कुल अलग लोग मिलते हैं और फिर हम अपने दिमाग में अपनी छवि से टकराते हैं कि क्या इसके बाद भी हम अपनी सोच को और उदार और बेहतर कह सकते हैं। इसके बाद का जो चैप्टर है हेलसिंकी में, जिससे लेखिका मिलती है, उस शहर का कम जिक्र है, उस शहर के इन 2 खूबसूरत प्यारी लड़कियों का जो एक दूसरे के प्रेम में हैं। मुझे लेस्बियन कहना पता नहीं क्यों बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन और क्या कहा जाए। समलैंगिक स्त्रियों को लेस्बियन कहते हैं और समलैंगिक पुरुषों को गे कहते हैं। तो ऐसी समलैंगिक जोड़े जो हैं, उनको कितने खुलेपन से ये जो तिया पादरी बनी है, उसी ने अपनी बहन कातिया और मैंडी दोनों की शादी कराई है। और इतनी बला की खूबसूरत लड़की है। और लेखिका जब कहती है कि कातिया अपनी बहन के साथ नहीं रहती, तिया ने बताया कि कातिया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ी दूरी पर रहती है और वे दोनों भी एक फेस्टिवल में आएंगे। गर्लफ्रेंड के साथ? क्या मैंने सही सुना? गर्लफ्रेंड क्यों बोली? अपनी फ्रेंड के साथ है, ऐसे कह सकती है। क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जब ऐसी चीज़ों को छुपाया जाता है, ढका जाता है। तो गर्लफ्रेंड क्यों बोली? गर्लफ्रेंड की जगह फ्रेंड भी बोल सकती थी और उससे किसी को पता नहीं चलता। लेकिन इनको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और उनसे किस तरह से बात की जाए, कहाँ हम बात करें कि हम पॉलिटिकली इनकरेक्ट ना लगें, तो हमारी अपनी जो दुविधाएं हैं उसको। लेकिन मुझे ये पाठ लेस्बियन संबंधों के लिए नहीं, मुझे ये अध्याय अच्छा लगता है प्रेम की खूबसूरती। प्रेम कितना सुंदर हो सकता है, साथ साहचर्य कितना सुंदर हो सकता है, इस अध्याय में हम देखते हैं। और इसी के बरक्स जो ओस्लो का अध्याय है इसके बाद आता है, जिसमें निकोलस से मिलती है। वो एक मॉडल है, वो बेहद खूबसूरत लड़का है जिसको निहारते रहा जाए, ऐसा खूबसूरत। और उसे पता है कि वो खूबसूरत है, क्योंकि निकोलस को जब ओस्लो में मिले, निकोलस का जब अनुराधा कहती हैं तुम बहुत सुंदर हो, तो कहता है आई नो। लेकिन उसका जीवन, वह भी अपने चॉइसेस में समलैंगिक है। और उसका ही कथन किताब से मैं कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप सुनिए।
लड़कों को तो जैसे बस सेक्स की ही पड़ी रहती है, हर जगह बस यही ढूंढते हैं। किसी को डेट पर लेकर जाना, एक इमोशनल कनेक्ट बनाना तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। किसी को परवाह नहीं शरीर के अलावा कुछ भी है जानने समझने की। मुझे घर बसाना है, मैं रोमांटिक हूँ, मुझे रिलेशनशिप में होना अच्छा लगता है, मुझे बच्चे भी गोद लेने हैं। बोलते बोलते निकोलस की बड़ी 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 सुंदर नीली गहरी आंखें दर्द से भर गईं। प्रेम किसे नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि हमारी धारणा है कि जो ऐसा करते हैं, मतलब कि जो स्त्री स्त्री के प्रेम में होती है या जो पुरुष पुरुष के प्रेम में होते हैं, वो बस शरीर की कोई अलग सी भूख होती है जिसके चलते होते हैं। नहीं, उन्हें भी प्रेम चाहिए, और प्रेम जो साहचर्य के साथ आता है, प्रेम जिसमें रोमांस घुसा हुआ है। ये लड़का निकोलस जितना सुंदर है, उसका जीवन उतना ही क्रूरताओं का साक्षी है। वो अब्यूज़ का, रेप का शिकार होता है। उसके जीवन में जो पुरुष आ रहे हैं उनको वो नहीं चाहिए जो उसे चाहिए। तो जो ये दुख है, एक तरफ दो लड़कियों का प्रेम है जिसमें बहुत ही सुंदर सुख है, और एक तरफ निकोलस है जिसके जीवन में इतना कष्ट और दुख है। तो दोनों एक दूसरे के बरक्स है। जब हम कातिया और मैंडी को देखते हैं तो हमारा दिल प्रेम की खूबसूरती से भर जाता है, और जब हम निकोलस को पढ़ते हैं तो हम अवसाद और उदासी में डूब। पश्चिम और धारणाएं जो अध्याय है उसकी शुरुआत होती है, वह कहती है शादी से पहले सेक्स करना पाप है। अब पश्चिम को लेकर जो हम भारतीयों की धारणा है उससे विपरीत है। हमें पश्चिम का समाज ज़्यादा एडवांस लगता है। हमें लगता है कि वहाँ पर सेक्स को लेकर कोई नैतिक बात ही नहीं है ना। जो पोलैंड की है वह पहले अनुराधा से लंदन में मिली है, फिर उससे पोलैंड में मिली है अनुराधा। तो पोलैंड यूरोप का सबसे धार्मिक देश है, और इंग्लैंड और नॉर्डिक देशों में धर्म न के बराबर होता है। वहीं पोलैंड के 80% नौजवान कैथोलिक ईसाई धर्म को मानते हैं, और यहाँ उसके उत्तरी सरहद से सटा लिथुआनिया, यहाँ के 70% नौजवान धार्मिक हैं। तो नौजवान जनसंख्या धार्मिक और धार्मिक लोगों से जब वो मिलती है, और लेखिका अपने स्वयं धार्मिक नहीं है, देह को, प्रेम को, शरीर को लेकर उनकी धारणाएं यहाँ के लोगों से बिल्कुल भिन्न है। तो जो वो हैना से बात करती है उस समय उसके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, और जो हम भी अपने आसपास देखते हैं, तो हर जगह धर्म की बातें होंगी, और इस धर्म का हिस्सा हम नहीं हैं। इसलिए कुछ दिन इस शोर शराबे से दूर जाना चाहती हूँ, कुछ शायद अपने गांव चली जाऊँ, ऐसी बात होती है। तो बार बार अपने जगहों की, अपने लोगों की सोच भी आती है। फिर एक बार वह जब बर्गेन जाती है, वहाँ एक तलाकशुदा आदमी है, तंजानियन आदमी है फिलिपो, जो बहुत ही प्यार से उसको पूछता है। वो थकी हुई होती है, पूछता है कि मैं पैर दबा दूं। लेकिन कई बार आदमी जो हमें सामने से दिखता है, हमें उस पर जल्दी यकीन नहीं होता। अनुराधा लिखती है कि वो परफेक्ट दिख रहा था, रियल नहीं। तो रियल और परफेक्ट होने की जो कश्मकश है, उसमें हम अपने होस्ट पर विश्वास करें नहीं करें, हम अपने अंदर के यकीन को या उसके व्यवहार को सही देखते हुए चलें या नहीं चलें, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात है जो अनुराधा कहती हैं, हमने यही देखा, यही सीखा है। हमें अविश्वास करना सिखाया जाता है। हमारी माएँ, नानियाँ, काकियाँ सिखाती हैं लड़कों से कुछ भी एक्सेप्ट मत करना, डिनर भी नहीं, ड्राइव भी नहीं, लिफ्ट भी नहीं। अगर करती हो तो उन्हें रिटर्न में कुछ देना होगा, नहीं दोगी तो गलती तुम्हारी है। वो बिना मतलब कुछ नहीं करेंगे। तुम डिनर पर जाने को मान गई लेकिन साथ सोना नहीं चाहती, तो कहीं ना कहीं उसे डिसअपॉइंट कर रही हो। अगर उसने कोई ज़बरदस्ती की और तुमने किसी को बताया, तो वो कहेंगे कि डिनर पर ही क्यों गई थी, क्या पता नहीं इस दुनिया के बारे में, इतनी भोली हो, साथ घूमने गई हो तो सोना पड़ेगा। तुम कभी कुछ एक्सेप्ट नहीं करोगी, कोई हिंट नहीं दोगी,
अगर तुम्हें सेफ रहना है, तुम्हें एक अच्छी लड़की बने रहना होगा जिसके हाव भाव बर्ताव में कोई हिंट ना हो। तो ये बहुत सारे सवालों से वो जूझती हैं। फिर विश्वास और जवाब तलबी, यह एक अध्याय है जिसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप खुद पढ़ें। और इसके बाद इस्तांबुल पर है, नंगे कंधे ढकता झीना स्कार्फ। तो इस्तांबुल का अनुभव कैसा रहा? तो पूर्वी यूरोप के और सोवियत यूनियन के अलग हुए कई देशों में कई लोगों से मिलकर जो लेखिका ने महसूस किया, उन लोगों से जो अपने घर तक जब लौटी, अपने देश तक लौटी। और सबसे दिलचस्प पार्ट है दाग। दाग क्या है? दाग आप पढ़िए और जानिए कि क्या है दाग। क्यों है इस किताब में बार बार अपने देश की बात? क्यों है वर्तमान राजनीति की बात? और क्यों बहुत सारे लोग जिनको आज़ादी मेरा ब्रांड तो पसंद आई, लेकिन इस किताब पर चुप्पी साध गए, क्योंकि इस किताब में जिस राजनीति की बात है, उस राजनीति पर बात करने से हम क्यों कतराते हैं? क्यों हमें दाग पढ़कर चेतना चाहिए? और क्यों दाग के अंत में अनुराधा कहती है, मैं लिखती हूँ रोती जाती हूँ, लिखती जाती हूँ रोती जाती हूँ, लिखती हूँ और रोती हूँ। और क्यों हमें अगर रोने से बचना है तो ऐसा दाग अपने देश में लगने से बचाना चाहिए।